अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं फयाज़ एक बार फिर आपके साथ शुरू करते हैं द मीडियम पार्ट 5 बाय नूर राजपूत। मालकिन, ये लड़की कौन है? ये बहुत खूबसूरत है। मीरा अपने का खौफ पर काबू पाते सदियों से प्यासे शख्स की मानिंद पानी पी रही थी जब अनकबूर ने हायना से पूछा। चुप करो अनकबूर, ये मस्ती करने का वक्त नहीं है। हायना ने उसे डांटा जबकि अनकबूर का फूला हुआ मुंह मजीद फूला। हायना की इस तरह बोलने पर मीरा ने चौंक कर उसे देखा। जाने वो किससे कह रही थी, वहां तो कोई भी नहीं था। मुझे उससे बात करनी है मालकिन, अनकबूर ने ख्वाहिश जाहिर की। अनकबूर? हायना ने उसे देखते हुए घूरी से नवाजा। वो इस वक्त कुछ सोचना चाहती थी जबकि अनकबूर की बातें मदाखलत कर रही थी। इसलिए वो अनकबूर इंसानों की दुनिया में नहीं बुलाती थी। उसका दिल कभी भी किसी भी चीज़ पर आ जाता था और अब तो कमाल हो गया था, उसे अलमीरा ही पसंद आ गई थी। तुम किससे बात कर रही हो? मीरा ने हाथ में गिलास थामे हायना से पूछा। उसके चेहरे से खौफ वाज़ेह था। बताएं बताएं अब, अनकबूर इतराते हुए बोला। है एक पागल मखलूक, तुम बताओ ठीक हो ना? हायना ने उसके करीब बैठते पूछा। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं वहाँ कैसे पहुँची। और वो लड़की, वो अभी तक खौफ के ज़ेरे असर थी। रिलैक्स हो जाओ मीरा, सब ठीक हो जाएगा। हायना ने उसका हाथ दबाया। ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। पियानो बजाते हेवले पर एक काले साए ने हमला किया था। मीरा ने आंसुओं का गोला घोंटते हुए बताया। ये सब इतना सीधा नहीं है जितना मैं समझ रही थी। इस महल में बहुत से राज दफन हैं, हायना ने संजीदा लहजे में कहा और फिर अपने कोट की जेब पर हाथ लगाया। घड़ी उसमें नहीं थी, वो उस तहखाने में फेंक कर आई थी। वो काला साया उस घड़ी से निकलता था और घड़ी जहाँ होती वो उसके इर्द गिर्द रहता था। अब घड़ी को जब तक तहखाने से ना निकाला जाता वो बाहर नहीं आ सकता था। यानी मीरा अब उस काले साए से महफूज थी। लेकिन परेशानी ने हायना के खूबसूरत चेहरे का इहाता किया। वो काला साया मीरा के साथ साथ उस लड़की का भी दुश्मन था जो शहजादी थी और जिसकी शक्ल मीरा से मिलती थी। वो भी तहखाने में थी और वो साया उसके लिए बुरा साबित हो सकता था। उसे मारना चाहता था। अब क्या करूं? हायना ने एक गहरी सांस फिजा में खारिज की। वो जितना उस गुत्थी को सुलझा रही थी, ये उलझती जा रही थी। दूसरी तरफ जेके अपने कमरे में सुकून से सोया हुआ था जबकि अचानक अजीब से एहसास के तहत उसकी आंख खुली। उसे अपने बेड पर धप से कोई चीज गिरने की आवाज आई थी। उसने आंखें खोलकर बाएं जानिब देखा तो साकित रह गया। उसकी आंखें खौफ से फट गई थी। बाएं जानिब उसके करीब एक बहुत लंबा और मोटा सा सांप कुंडली मारे बैठा था। वो जेके को ही घूर रहा था। जेके चिल्लाता हुआ बेड से नीचे उतरा। सांप अभी भी उसे घूर रहा था। जेके को बेड से दूर हटता देखकर वो अपनी जगह से हिला। खौफ के मारे जेके की गिगी बन गई थी। उसने इतना खौफनाक सांप अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर की जानिब भागा और उसके पीछे ही सांप लपका। बचाओ मुझे, यहाँ बहुत बड़ा सांप है। वो अंधाधुंध भाग रहा था। उसकी चिल्लाने की आवाज़ अलमीरा और हायना ने साफ सुनी थी। ये तो जेके की आवाज़ है। हायना झटके से उठी और कमरे से बाहर भागी। उसके पीछे ही अलमीरा भी लपकी। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। सामने राहदारी में जेके उनकी जानिब भागता आ रहा था। खौफ से उसका बुरा हाल था और सांप उसके पीछे लगा था। पूरा महल उसकी चीखों से गूंज उठा था। सिवाय सोए हुए आधे से ज्यादा अफराद उठ चुके थे। जेके की टीम के लोग डर की वजह से कमरे से बाहर ही नहीं निकले थे। उन्हें लगता था बाहर मौत उनके ताकुब में है। अगर वो कमरे से बाहर निकले तो मोहन की तरह मारे जाएंगे। हायना और मीरा की नज़र सांप पर पड़ चुकी थी। मीरा तो साकित रह गई। सांप वाकई खौफनाक था जो तेजी से उनकी जानिब बढ़ रहा था। पीछे हट जाओ। जेके जैसे ही उनके करीब पहुंचा, हायना ने उसका बाजू खींचकर पीछे ढकेला और खुद सांप के सामने खड़ी हो गई। सांप वहीं रुका। हायना की आंखों में अजीब सी चमक थी। हायना ने अपने बाएं जानिब खड़े अनकबूर को देखा जो हाथ में टमाटो केचप का पैकेट उठा उसे खाने में मगन था और अब उसके साथ ही कमरे से बाहर निकला था। हायना को आंखों ही आंखों में अनकबूर को इशारा किया। हायना ने मैं खा रहा हूँ मालकिन। अनकपूर में हाथ में पकड़े केचप की पैकेट की जानिब इशारा किया जो उसने उसी महल से किचन से उड़ाया था। अनकपूर, हायना ने उसे घूरा। अच्छा भाई, आपकी हिफाजत के साथ साथ मुझे जाने क्या क्या करना पड़ रहा है। ये पकड़े। अनकपूर ने नाक फुलाते कहा और केचप का पैकेट हायना को पकड़ाया। सांप जेके की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन हायना की वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहा था। केचप का पैकेट जब तक अनकपूर के हाथ में था वो गायब था और जैसे ही हायना के हाथ में आया वो जाहिर हो गया। ये देखकर अलमीरा को तो जैसे अछूका लग गया।
जाने क्या क्या उसकी नज़रों से ओझल था। और फिर अनकपूर ने हाथ उठाया, उसके साथ ही सांप ऊपर उठा और फिर उसे दीवार के साथ चिपका दिया। वो लोग जिस राहदारी में खड़े थे ये महल का सुनसान हिस्सा था। हायना ने खुद ऐसे हिस्से में कमरा लिया था जहाँ से वो बाहर बाग और जंगल पर भी नजर रख सके और इस जानिब कोई आ भी ना सके। उसी वजह से अभी तक वहां कोई नहीं पहुंचा था। जेके ने जैसे ही सांप को फिजा में और फिर दीवार के साथ चिपकते देखा, वो गश खाकर वहीं रह गया। सांप दीवार से चिपक चुका था। अब जब तक अनकपूर ना चाहता उसे वहां से कोई हटा नहीं सकता था। अनकपूर, इस जेके को उसके कमरे में छोड़ आओ। यहाँ क्या हुआ किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हायना संजीदा लहजे में कह रही थी। और अनकपूर ने जैसे ही जेके को हाथ लगाया वो वहां से गायब हुआ। ये सब देख मीरा भी साकित रह गई थी। चलो मीरा, तुम मेरे साथ, मुझे ऑफिस से दानिश को फ़ोन करना होगा। वो उसका हाथ थाम कर वापस अपने कमरे में ले गई थी। चीखों का सिलसिला अब थम चुका था। लगता है आज फिर कोई मौत का शिकार हुआ है। स्पॉट बॉयज आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन किसी में भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। जीनिया भी सारी राहदारियां और ऊपर नीचे से महल चेक कर रही थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला था। हायना और मीरा के जाने के बाद सियाह रंग के लिबास में एक वजूद वहां रोनुमा हुआ। उसकी आंखों में शदीद गुस्सा था। वो सांप को ढूंढ रही थी जिसे आम इंसानों की नजरों से ओझल कर दिया गया था। अगले दिन सुबह जेके की आंख खुली तो उसने अपने आप को बिस्तर पर पाया था। वो एक झटके से उठ बैठा, इर्द गिर्द देखा, कुछ भी नहीं था। वो परेशानी से चेहरे पर हाथ फेरता कमरे में टहलने लगा था। क्या वो सब ख्वाब था? वो अपने आप से सवाल कर रहा था। और वो लड़की, वो क्या चीज़ है? वो आम इंसान हरगिज नहीं। उसके चेहरे पर उलझन वाज़ेह थी। नहीं, यकीनन वो मेरा ख्वाब था। भला ऐसे भी कोई कर सकता है? जेके ने खुद को तसल्ली दी और वॉशरूम में घुस गया। जेके की टीम की हालत भी जेके जैसी ही थी। उन्हें लगता था वो सुबह उठेंगे तो उन्हें महल में किसी की लाश मिलेगी, लेकिन ये देखकर उनकी हैरत की इंतहा नहीं रही थी कि सब कुछ ठीक था। मुलाजिम सफाई कर रहे थे, जीनिया भी सबको हिदायत दे रही थी और नाश्ता लगाया जा रहा था। ये सब देखकर सबने सुख का सांस लिया था। लेकिन जेके और टीम के उठने से पहले महल में कोई और भी आए थे, और वो दाऊद और दानिश थे। हायना के कहने पर उन्होंने उस साकित सांप को दीवार से उतारकर शीशे के जार में डाला था। सांप? लेकिन आया कहाँ से? दानिश ने हैरान होते पूछा। ये भी जल्द पता चल जाएगा, हायना ने संजीदा लहजे में कहा। बाहर सुबह की नील रोशनी फैल रही थी। रात की स्याही आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। ठीक है, मैं इस सांप के बारे में पता लगाता हूँ, आखिर चक्कर क्या है। दाऊद और दानिश दोनों हैरान थे कि हायना ने सांप को पकड़ा कैसे। मैं तो जब भी आपसे मिलता हूँ हैरान हो जाता हूँ मिस वंडर। दाऊद काफी दिलचस्पी से जार में बंद सांप को देख रहा था। ठीक है, अब हम चलते हैं, इससे पहले कि जेके उठे और सच जान ले। वो महल के खारजी दरवाजे से बाहर निकल गए थे। हर तरफ खामोशी थी और महल के आस पास का खूबसूरत मंजर दिल को छू रहा था। वो लोग अभी लॉन से गुजर रहे थे जब एक टैक्सी वहां आकर रुकी और उसमें से एक खूबरू सा लड़का उतरा। वो कंधे पर गिटार लटकाए हुए था जबकि हाथ में एक बैग था। वो उन तीनों को एक पुलिस की गाड़ी को देखकर ठिठका था। हायना उसे देखकर ही पहचान गई थी, वो रेहान था। वही रेहान जिसके बारे में हायना को लगता था कि वो जितना सीधा नजर आता था उतना था नहीं। हेलो, ये राजमहल है ना? उसने करीब आकर नर्म से लहजे में पूछा। जी, ये राजमहल है और आपका ही इंतजार किया जा रहा था, हायना ने अजीब लहजे में जवाब दिया। मतलब, मैं समझा नहीं, आप कौन हैं? उसने हायना को सर से पाँव पाँव तक घूरते हुए कहा। बताओ इसे कि तुम कौन हो मिस हायना गिलानी, हम तो चलते हैं। दानिश ने एक आंख दबाते रेहान की तरफ इशारा करके हायना से कहा। वो अपनी मुस्कुराहट छुपा गई। रेहान हैरत से उन्हें तक रहा था। दाऊद और दानिश वहां से जा चुके थे। मैं आर्किटेक्ट हायना गिलानी हूँ। मुकेश जी को महल की तामीर में कुछ रद्दबदल करवाना है, इसीलिए मैं यहाँ रह रही हूँ, हायना ने महल की जानिब बढ़ते हुए कहा। ओह नाइस, रेहान ने उसके साथ कदम बढ़ाए। और आप कौन हैं? हायना ने नॉर्मल लहजे में पूछा। अभी तो आपने कहा कि आप मुझे जानती हैं और मेरा इंतजार किया जा रहा था, रेहान ने अचंभे से पूछा। वो मजाक था। दरअसल महल में रोज कोई ना कोई आता रहता है ना, सबका इस्तकबाल किया जाता है। ओह अच्छा अच्छा, मैं रेहान हूँ और यहाँ अपनी फैमिली के कुछ मेंबर्स से मिलने आया हूँ, वो खुशी से बता रहा था जबकि हायना जांचती निगाहों से उसे ही देख रही थी। चले आ जाए फिर, क्या पता आपके चाहने वाले आपकी राह तक रहे हो, हायना ने मुस्कुराकर कहा और वो दोनों महल में दाखिल हो गए।
उससे कहना कि मेरे साथ जुड़ा रह जाए, रंग लोगों का उड़े और उड़ा रह जाए। हम तेरी याद दहानी में रहेंगे ऐसे, जिससे कागज़ कोई कोने से मुड़ा रह जाए। मैंने जो तुम्हें घड़ी दी वो उतार दी तुमने? रेहान ने मीरा के सौगवार के चेहरे को तकते हुए पूछा। वो बाहर लॉन में बैठे थे, मौसम कुछ साफ था, हल्की हल्की सी धूप तमाज़त बख्श रही थी। रेहान की नज़रें मीरा के चेहरे से हट नहीं रही थी। वो कितनी ही देर उसके चेहरे को देखता रहा था, जो हाथ में थामे चाय के कप को घूर रही थी, लेकिन खामोश थी। देखते ही देखते रेहान की आंखें जलने लगी थी। उसका दिल तेजी से धड़का था। अभी वो धड़का ही था जब किसी ने उसके दिल को आहनी शिकंजे में लिया। दर्द की एक लहर उसके पूरे जिस्म में फैल गई और वो बिलबिला उठा, लेकिन बाहर से साकित और खामोश रहा। अपने अंदर के दर्द पर काबू पाते उसने बिला आखिर पूछ ही लिया। उसकी बात सुनकर मीरा चौंकी। हाँ हाँ, वो घड़ी मैंने पहनी हुई थी। शावर लेने गई तो उतार कर कमरे में रख दी, फिर मुझे मिली नहीं। शायद काम वाली ने उठाकर आगे पीछे कर दी हो। वो जबरदस्ती मुस्कुराई, हालांकि उसका दिल रेहान से मिलने को बिल्कुल नहीं चाह रहा था। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं ना, अब हम मिलकर ढूंढ लेंगे, रेहान ने अजीब और इसरार लहजे में कहा था। मीरा ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखों में वहां अजीब सर्दपन था और आंखों में सफाके छुपी थी, यूं जैसे रेहान की इन आंखों के पीछे कोई और खौफनाक सी आंखें उसे देख रही हो। मीरा ने झंझला कर चेहरे का रुख मोड़ा। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हो गई थी। वैसे ये महल काफी शानदार है, मुकेश सिंह के आबा व अजदाद के ओहदे का पता देता है। रेहान ने उसे बेचैन होते देखकर मौजू बदल दिया। अब वो किसी बला की तरह पर फैलाए खड़े महल को देख रहा था, जिसमें हजारों की तादाद में खिड़कियां, दरवाजे, कमरे थे। हाँ, बहुत खूबसूरत है। मीरा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जबकि जेके की टीम काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही थी। उन्होंने जाने से पहले आखिरी सीन की शूटिंग करनी थी, जो महल में ही होना था। बहुत ही धमाकेदार खबर है मिस वंडर। शाम करीब थी जब दाऊद ने हायना को फ़ोन किया। क्या खबर है? हायना ने तजस्सुस से पूछा। इससे पहले कि दानिश आपको फ़ोन करे, मैंने सोचा मैं ही बता दूं। वो पहले फ़ोन करने पर काफ़ी खुश था। हायना खामोशी से सुनती रही। तो खबर ये है कि उस सांप को हिप्नोटाइज किया गया है, दाऊद ने गोया धमाका किया। क्या वाकई? हायना को हैरत हुई। हाँ, हमने महल में मौजूद सभी लोग की तस्वीर जार में बंद सांप को दिखाई। वो साकित बैठा रहा, लेकिन जैसे ही जेके की तस्वीर सामने की, वो भड़कने लगा। दाऊद दिलचस्पी से बता रहा था। इसके लिए आज तक इस केस से ज़्यादा दिलचस्प केस कोई नहीं था। लेकिन कोई सांप को हिप्नोटाइज क्यों करेगा? वो बेसाख्ता सवाल पूछ गई थी। इसका तो आप मिनटों में पता लगा सकती हैं, क्योंकि आप मिस वंडर है, दाऊद ने चुटकी बजाते हुए कहा। जानती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं चाहकर भी कुछ महसूस नहीं कर पाती, इसलिए मैं आजकल अनकपूर की मदद। वो कहते कहते रुक गई। कौन अनकपूर? दाऊद के कान खड़े हुए। तभी उसके हाथ से फोन दानिश ने झपटा था। सांप को हिप्नोटाइज करने वाला जेके का दुश्मन है, कोई उसे मारना चाहता है और बात तय है कि वो शख्स महल में ही मौजूद है। दानिश ने हायना की बात का जवाब दिया, जबकि उसकी हरकत पर दाऊद ने बुरा मुंह बनाया था। इसका मतलब जेके को मारने की कोशिश करने वाला सिया से जुड़ा है। हायना किसी नुक्ते पर पहुंच चुकी थी। बिल्कुल, अब सिया कौन है इसका पता लगाना है, दानिश संजीदा लहजे में कह रहा था और हायना इस बात में सर हिला रही थी। जेके की टीम ने महल के लाउंज में एक बहुत खूबसूरत और प्रॉपर सेट तैयार किया था। वो सीन किसी रूह का था जो पियानो बजा रही होती है। अमीशा पिछले कुछ दिनों से बुरी तरह खौफ का शिकार थी। वो चाहकर भी किरदार में ढल नहीं पा रही थी। वो डायलॉग्स को दुरुस्त तरीके से बोल भी नहीं पा रही थी। वो इस वक्त सफ़ेद रंग की मैक्सी में मलबूस थी। ये फिल्म का आखिरी सीन था जिसमें हीरो हीरोइन की रूह को दूसरी दुनिया में पुरसुकून देखता है। जेके बार बार कट कट कह रहा था। अमीशा जाने क्यों डरी हुई थी। क्या मसला है अमीशा, एक छोटा सा सीन नहीं हो रहा तुमसे? वो चाहकर भी लहजे की तल्खी को छुपा नहीं पाया था। मैं चाहकर भी ये सीन नहीं कर पा रही। मेरे ख्याल से हमें कल कर लेना चाहिए। शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो परेशान लहजे में कहती वहां से जाने के लिए मुड़ी। क्या मतलब कल? हरगिज नहीं, शूट आज ही होगा, कल हम वापस जा रहे हैं। तुम दोबारा ट्राई करो। कैमरामैन एक्शन। मैं बहुत खुश हूँ रामेश, वो पियानो के सामने बैठी कह रही थी। कट। ये रामेश कौन है? तुम्हारा हीरो मुसलमान है और तुम रामिनी हो। जुनेद कहो, जुनेद। जेके ने अपने सर पर ओढ़ी हेड उतार कर गुस्से से नीचे फेंकी। मैंने कह दिया ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। हमेशा भी सख्त लहजे में कहती जा चुकी थी। लाउंज में खामोशी छा गई। क्या बकवास है ये? जेके तपा हुआ था। मेरे ख्याल से अलमीरा ये डायलॉग्स अच्छे से बोल लेगी।
हायना की आवाज़ उभरी। सब ने चौंक कर उसे देखा और मीरा गड़बड़ा गई। जेके ने मीरा की तरफ देखा था। रात का वक्त था और वो अपने शब ख्वाबी के लिबास में थी। सफ़ेद गाउन पहने वो किसी हद तक किरदार से मैच कर रही थी। हायना ने आंखों ही आंखों में मीरा को इशारा किया था। वैसे भी जेके साहब, सीन के मुताबिक आपने एक हवाला ही दिखाना है। शक्ल तो वाज़ेह नहीं होगी तो मेरे ख्याल से एक बार कोशिश कर लें। जाने हायना के दिमाग में क्या चल रहा था। महल के सभी अफराद वहाँ मौजूद थे। सुलह शौक से शूटिंग देख रही थी। ये उसकी ज़िंदगी का शायद पहला और आखिरी मौका था जब वो बराह रास्त शूटिंग देख रही थी। जेके ने सोचती निगाहों से मीरा को देखा। हायमा की बात ने उसमें उसे वजन नजर आया था। वैसे भी रात के ख्वाब की वजह से वह हायना से खौफजदा था। मिस मीरा, आप ये डायलॉग्स बोल कर दिखाएं। जेके के कहने पर मीरा आगे आई। उसे एक लड़के ने डायलॉग्स थमाए। ठीक है। मीरा ने एक नज़र कागज़ को देखा। उस पर लिखे डायलॉग्स पढ़ने के बाद उसने नज़र उठाकर रेहान को देखा था। उसकी आंखों में नमी और हज़ारों शिकवे थे जो वो ज़बान पर नहीं ला सकती थी। मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ जुनैद, मुझसे दूर रहो। वो अज़ियत से भरपूर लहजे में बोल रही थी। वाह, ज़बरदस्त। जेके तो हैरान रह गया था। ऐसे ही जज्बात चाहिए थे उसे जो हमेशा नहीं दे पा रही थी। बेहतरीन। मेरे ख्याल से मीरा ठीक रहेगी। स्ट्यूम इन्हें कॉस्ट्यूम दिया जाए जल्दी। जेके ने टीम को हिदायत की। अब उसका मेकअप किया जा रहा था। उसके बाल नीचे से घुंघराले थे जो बहुत खूबसूरत थे। आधे घंटे बाद शूटिंग दोबारा शुरू हुई। बड़ा ही ख्वाबनाक माहौल था। खिड़की के सामने रखा सियाह पियानो और उस पर बैठी एक सफ़ेद कपड़ों वाली शहजादी। पियानो बजाना आता है? जेके ने रामिनी के किरदार में तैयार खड़ी मीरा से पूछा। नहीं, मीरा ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। चलो कोई बात नहीं, तुम बस पियानो बजाने की अदाकारी कर लेना। और फिर सारी लाइटें बंद कर दी गई। वो पियानो से कुछ फासले पर खड़ी थी। महल में अंधेरा था। सिर्फ एक स्पॉटलाइट मीरा के ऊपर थी। एक्शन। मोहब्बत इतनी जालिम नहीं होती कि अपने महबूब की जान ले ले जुनैद। देखो, मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुम्हारे लिए जान दे दी। और तुमने क्या किया? तुम मेरी जान लेने आए थे। तुम चाहते तो मुझे बचा सकते थे। लेकिन अब खुश हूँ मैं। मैंने अपनी मोहब्बत का फ़र्ज़ पूरा। मैं अपनी दुनिया में खुश। अब मुझे याद मत किया करो। कैसा सहर फूका था मीरा ने। रेहान तो मबहूस सा उसे देख रहा था। बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। हर तरफ खामोशी थी। अब वो मुड़ी और अपने पीछे बने चबूतरे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी जिस पर पियानो रखा था। 3-4 सीढ़ियाँ थी। ये सेट का हिस्सा था। तभी अचानक स्पॉटलाइट ऊपर को हुई और रेहान को ऊपर राहदारी में खड़ा एक साया नजर आया था जो रोशनी की वजह से झट से पीछे हटा। उसने नज़रें दौड़ाकर सबको देखा। सुबह से अब तक वो जान चुका था वहाँ कितने लोग थे और कौन कौन थे। सब वहाँ मौजूद थे। फिर ऊपर कौन था? वो खामोशी से वहाँ से खिसका और सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर की जानिब जाने लगा। नीचे मीरा पियानो के करीब बैठ चुकी थी। फिर उसने जाने किस एहसास के तहत पियानो की कीज पर उंगलियां फेरी और फिर उसने आंखें बंद की। अब वो किसी शहर में डूबी पियानो बजा रही थी। सब छिटक गए थे। उसे पियानो बजाना नहीं आता था लेकिन वो किसी माहिर की तरह एक खूबसूरत धुन बजा रही थी। मीरा बाएं जानिब जो खिड़की थी वो खुली थी और सफ़ेद पर्दे हिल रहे थे। हायना की नज़र मीरा से फिसलती खिड़की पर गई। वो चौंक कर सीधी हुई। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। नीचे मीरा पियानो के करीब बैठ चुकी थी। फिर उसने जाने किस एहसास के तहत पियानो की कीज पर उंगलियां फेरी और वो प्यारी सी धुन बजाने लगी। देखते ही देखते अचानक खुली खिड़की से एक बड़ा सा खौफनाक उल्लू अंदर दाखिल हुआ और मीरा पर झपटा। हायना को जैसे करंट लगा। वो किसी ट्रांस से बाहर आई। सब पहले जैसा था। वहाँ कोई उल्लू नहीं था। यकीनन उसने मुस्तकबिल की झलक देखी थी। इससे पहले उल्लू वाकई वहाँ पहुँचता। वो चिल्लाती हुई मीरा की जानिब बढ़ी और ठा की आवाज़ से खिड़की बंद की। खिड़की बंद होते ही कोई ज़ोरदार चीज़ खिड़की से आ टकराई थी। क्या हुआ? मीरा ने पथराई नज़रों से अपने पास खड़ी हायना को देखा था। कुछ नहीं, सब ठीक है। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। बेहतरीन मिस अलमीरा, बहुत अच्छा शूट दिया आपने। जेके ने उसकी तारीफ की थी। हायना ने मुड़कर एक नज़र खिड़की को देखा था। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। जेके की पूरी टीम अब अलमीरा के गिर्द इकट्ठी हो गई थी। वाह मीरा, तुमने पियानो बजाना कब सीखा? सुलह अब मीरा से पूछ रही थी। वो सब हैरान थे और हैरान तो मीरा भी थी। उसे भला पियानो बजाना कब आता था? ऊपर रेहान जैसे ही राहदारी में उसे साए के पीछे
उस साय के पीछे लपका वो उसे देखकर भाग खड़ा हुआ। महल की रोशनियां जल उठी थी। वो सियाह लिबास पहने कोई लड़की थी जो रेहान से भाग रही थी। रुको, कौन हो तुम? रेहान भी उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो महल के उस हिस्से की जानिब बढ़ रही थी जहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। मैं कहता हूँ रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, वो चिल्लाया था और फिर राहदारी के नुक्कड़ पर रखी भारी मूर्ति से वो टकरा कर नीचे गिरी। तब तक रिहान उस तक पहुंच चुका था। वो नीचे गिरी करा रही थी, तुम्हारा खेल खत्म हुआ मिस सिया। रिहान ने उसको झुकते हुए कहा और एक झटके से उसका बाजू पकड़ते हुए उसे खड़ा किया। ये रेहान कहाँ चला गया? हायना की नजर उसे ढूंढ रही थी। तभी वो सियाह लिबास पहने, चेहरे पर खौफनाक सा मेकअप किए, जिसके कपड़ों के पीछे पिछले हिस्से पर सिया लिखा था, उसे बाजू से खींचकर नीचे ला रहा था। इस खौफनाक सिया को देखकर सिला तो डर गई थी। वो जीनिया आपी के पीछे छुपी। सिया को देखकर रामनाथ की आंखें खौफ से फैली थी। डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई भूत नहीं बल्कि इंसान है। सीढ़ियां उतरकर रेहान ने उसे झटका देकर सबके सामने किया। वो सब फटी फटी निगाहों से सिया को देख रहे थे, जो इतने दिनों से उन्हें खौफ में मुब्तला रखे हुए थी। हायना एब्रो सुकेड़े रेहान और उस सिया को देख रही थी। सिया खूंखार नजरों से जेके को घूर रही थी। यही है वो लड़की जो महल में खौफ और हिरास फैलाए हुए है। मैं जब आया तो समझ गया था यहाँ कोई भूत नहीं बल्कि कोई खेल खेला जा रहा है। मैंने सब पर नजर रखी हुई थी, खास तौर पर रामनाथ पर। रेहान ने रामनाथ की जानिब देखा। वो उछल पड़ा था। मुझे नहीं मालूम इन दोनों का मकसद क्या है, लेकिन महल में इस लड़की को दाखिल करने वाला, उसे छुपा कर रखने वाला और महल में सांप छोड़ने वाला रामनाथ ही है। रेहान ने गोया धमाका किया था। मैंने आज शाम में रामनाथ को सबसे छुपकर पुराने बाग में जाते देखा था। मैंने उसका पीछा किया और वहाँ ये रामनाथ इस लड़की के साथ मिलकर आज रात का लाया अमल तैयार कर रहा था। मैं चाहता तो वहीं उन्हें पकड़ सकता था, लेकिन फिर सोचा महल में सबके सामने उनकी असलियत सामने लाऊंगा। रामनाथ, ये सब क्या है? जीनी आपी ने बेयकीनी से रामनाथ की जानिब देखा। वो सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि मुकेश सिंह का भी वफादार मुलाजिम था। रामनाथ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था जब जेके गुस्से से सिया की जानिब बढ़ा। तो तुम हो वो घटिया औरत जो मुझे मारना चाहती थी? उसने सिया को थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे वो हवा में ही थाम चुकी थी। तुम जैसे कातिल को गिरफ्तार करवाने ही अपनी औकात में रहो जेके, तुम मुझे जानते नहीं हो। सिया ने उसका हाथ झटका और नहवस से कहा, मैं यहाँ आई हूँ। वो अब संजीदा लहजे में कह रही थी, खबरदार जो कोई यहाँ से हिला। मैं कौन हूँ ये तुम सब लोग जल्द जान जाओगे। वो कहते हुए किचन की जानिब बढ़ी। रामनाथ, उसने जाते हुए शान से रामनाथ को पुकारा। जी मालकिन, रामनाथ ने फट से कहा। वहाँ खड़ा हर शख्स हैरान और परेशान था। वो मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, तुम पुलिस को फ़ोन करो। उसने जिस शाहाना अंदाज से कहा था, वहाँ खड़े हर शख्स को उस पर किसी बड़ी शख्सियत का गुमान हुआ था। जी मालकिन। रामनाथ जल्दी से लाउंज में एक जानिब रखे फ़ोन की जानिब बढ़ा, जबकि हायना और रेहान समेत बाकी सब साकित रह गए थे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? इस लड़की ने मोहन का कत्ल किया है और देखो कैसे मालिक की तरह बर्ताव कर रही है। हद है ढिठाई की। सिया के जाने के बाद जेके फिर चिल्लाया था। उसका दिमाग घुमा हुआ था, जबकि बाकी सब खामोश थे। सबके दिलों की धड़कन तेज चल रही थी। न जाने कौन सा इंकशाफ होने जा रहा था। हैरान रेहान भी ख्वाबी नजरों से सबको देख रहा था। 5 मिनट बाद सिया वापस आती दिखाई दी। वो मुंह धोकर आई थी। जैसे ही वो उनके करीब पहुंची, जीनिया भी हैरत से उछली। आप? वो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। जी, मैं अमृता, मुकेश सिंह की छोटी बेटी। उसने गोया धमाका किया था। जीनी आपी को याद था, उसकी बहुत सी तस्वीरें लगी थी महल में, जिन्हें मुकेश सिंह के कहने पर उसने उतार दिया था कि शूटिंग के लिए जेके अपना सेट तैयार करना पड़ेगा और तस्वीरों को बार बार उतारा जाएगा, जिससे उनके खराब होने का खदशा था। सिर्फ एक पेंटिंग बची थी जिसमें वो दोनों बहनें अपने बाप की दोनों जानिब खड़ी थी और सिया की छोटी बहन। उसने एक और धमाका किया। सब हैरत से उसकी जानिब देख रहे थे, लेकिन वो तो सिया नशी। जीनिया आपी ने कुछ कहना चाहा। जी, दीदी का पूरा नाम सियानशी था, लेकिन प्यार से सब उन्हें सिया ही कहते थे। उन्हें शोबिस में जाने का शौक था। डैड के मना करने पर भी वो सबसे नाराज होकर इस जेके के पास गई थी। अमृता ने खा जाने वाली नजरों से जेके को देखते हुए उसकी जानिब इशारा किया। जेके सटपटा गया। क्या बकवास है ये? मैं किसी सिया को नहीं जानता।
वो अपने खौफ पर काबू पाते गुस्से से चिल्लाया, तुम पकड़े गए हो जेके, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, अमृता ने तंजिया लहजे में कहा। और फिर उसने रामनाथ को पुकारा, रामनाथ वो सामान लेकर आओ। अमृता ने हुक्म दिया। वो अब आगे बढ़कर लाउंज के सोफे पर बैठ गई थी। अंदाज शाहाना था। ये 5 साल पहले की बात है, जब सिया फिल्म की ऑडिशन के लिए जेके के स्टूडियो गई। वो खूबसूरत थी और एक्टिंग में भी माहिर। उसे हीरोइन के तौर पर चुन लिया गया। मुकेश सिंह सिया के इस फैसले से नाराज थे। वो उससे बात नहीं करता था। सिया ने अपनी छोटी बहन, जो उस वक्त 9 उम्र थी, फ़ोन करके अपनी खुशी का बताया। बहुत ज़्यादा खुश थी और अपने डायरेक्टर जेके की बहुत तारीफ़ कर रही थी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। जैसे जैसे वक्त गुजरा, सिया के सामने उस अंधेर नगरी का घिनौना चेहरा सामने आता गया। सिया के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो ये फिल्म हरगिज़ नहीं छोड़ सकती थी। अगर छोड़ती तो उसे करोड़ों में भारी जुर्माना अदा करना पड़ता। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, तब सिया ने यही सोचा कि वो फिल्म क्यों छोड़ेगी भला। उसे तो हीरोइन बनना था, लेकिन वो ये सोच न सकी कि जेके ने ये साइन क्यों करवाया। जल्द ही जेके का असल चेहरा सिया के सामने आ गया। वो सिया से नाजायज़ ताल्लुकात इस्तेमाल करना चाहता था। जब सिया ने ये सुना तो वो साकित रह गई। उसने फिल्म छोड़ना चाही, लेकिन बदले में उसे भारी जुर्माना अदा करना था। उन्हीं दिनों मुकेश सिंह अपनी बेटी से इतना नाराज़ था कि उसने सिया से हर ताल्लुक तोड़कर जायदाद से आग कर दिया था। सिया को जेके ने बुरी तरह से घेरा था। मजबूरन उसे जेके की बात मानना पड़ी, लेकिन फिर ये सिलसिला थमा नहीं। जेके ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और वो एक शातिर इंसान था जो हर काम बारीकी से करता था कि किसी को शक भी ना हो। उन्हीं दिनों सिया को जेके की एक पुरानी हीरोइन मिली, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उसके मुताबिक जेके एक पागल आदमी था। वो मुश्किल से अपनी एक फिल्म एक हीरोइन के साथ मुकम्मल करता था, वरना अक्सर फिल्मों के दरमियान वह हीरोइनों को बदलता था और उनके साथ यही खेल खेला जाता। सिया ने उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया। उसके हाथ जेके के खिलाफ कुछ सबूत भी लगे थे। जिस दिन वो उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली थी, उसी दिन उस लड़की ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। लेकिन सिया जानती थी ये कत्ल था। अब वो बुरी तरह घबरा गई थी। उसे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। उसने सारे सबूत इकट्ठे किए और अपनी कहानी को रिकॉर्ड करके अमृता के पास भेज दिया था। जेके सिया से काफ़ी जेके सिया से वाकिफ था, सिया नशी से नहीं। वो नहीं जानता था सिया असल में कौन थी। सिया ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। वो कहीं से भी सिया नशी नहीं लगती थी। और फिर उसी रात सिया को मार दिया गया। उसकी लाश कहाँ गई कोई नहीं जानता था। जब जेके राजमहल आया था तो सिया की एक पुरानी तस्वीर लगी थी अपने बाप और बहन के साथ, जो लड़कपन की थी, जिसे जेके पहचान ना सका। ऑफिसर साहब, इस इंसाननुमा शैतान के खिलाफ मेरे पास वो सारे सबूत हैं जो सिया ने मुझे भेजे थे। इसे गिरफ्तार कर लें और इन मासूम लड़कियों के कत्ल की कड़ी सज़ा इस शख्स को मिलनी चाहिए। अमृता की आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी। दानिश और दाऊद भी वहां पहुंच चुके थे। जेके जेके का पर्दाफाश हो चुका था। सब हैरत से उसे देख रहे थे। इसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। मैं मजबूर थी इसलिए खामोश रही। जेके की हीरोइन अमीशा ने भी अपना राज उगला। मैं चाहती थी ये शख्स खुद अपने गुनाह कबूल कर ले, इसीलिए मुझे यहाँ सिया बनकर सबको डराना पड़ा। जो पार्सल सिया ने मुझे भेजा था वो मैंने तकरीबन 1 साल बाद खोला था। जब मैं छोटी थी अपने डैड को ये सब नहीं बता सकी, लेकिन मैंने इस पर नज़र रखी, और जब मुझे इसके राजमहल आने की खबर मिली तो मुझे मेरा काम आसान होता मालूम हुआ। जो सांप मैं जेके पर छोड़ा था वो जहरीला नहीं था। उसे हिप्नोटाइज करके जहर निकाल दी गई थी। वो सिर्फ डराने के लिए था, ताकि सच्चाई सामने आ सके। लेकिन वो जाने कैसे पुलिस वालों के हाथ लग गया। अगर ये लड़का मुझे ना देखता तो आज की रात जेके पर भारी पड़ने वाली थी। इस काम में रामनाथ ने मेरा साथ दिया। अमृता ने शुक्रगुजार नजर से रामनाथ की जानिब देखा। जेके को गिरफ्तार कर लिया गया था, और मोहन की मौत उसका क्या, वो बेगुनाह मारा गया है। जीनिया आपी को बेगुनाह मारा गया शख्स याद आया था। उसकी जिम्मेदार मैं नहीं। जिस सांप ने उसे काटा था वो हरगिज ये सांप नहीं था जो मैं 2 दिन पहले ही महल में लाई थी, और न किसी के पास सबूत है कि वो कत्ल था जिसकी जिम्मेदार मैं हूँ। अमृता ने इंतहाई सपाट लहजे में जवाब दिया था। उसने शायद अपने आप को उन हालात से गुजारने के लिए बहुत तैयार किया हुआ था। एक राज खुल गया था। सिया का किस्सा खत्म हो गया था। जेके को पुलिस ले गई थी। सबकी आंखें नम थी। उनके जाने के बाद अमृता भी इंडिया जाने के लिए
निकल गई थी। मुकेश सिंह की तबीयत खराब थी। वो अब सिया को याद कर कर के बीमार पड़ गए थे। उसके जाने के बाद महल में एक बार फिर से खामोशी छा गई थी। किसी अपने रंज मलाल में कोई चुप है कब से ख्याल में, जब ही सब जवाब दमक उठे। बड़ी रोशनी थी सवाल में, ये जो वजद रूह में आ बसा। कोई जज्ब है मेरे हाल में, तेरी लामकानी किधर गई, तू जो रह रहा है ख्याल में। ये गरीज दुनिया से ज़ैन जी भई, कुछ तो काला है दाल में। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि भूत वूत कुछ नहीं होते। आज चांद की 13-12 तारीख थी। इसकी रोशनी में पूरा महल नहाया हुआ था। वो दोनों बालकनी में खड़े थे जब रेहान ने मेरे से सवाल किया। वो खामोश थी। चुप तो वो पहले ही भी रहती थी, लेकिन जब से रेहान राजमहल आया था उसने महसूस किया था कि अलमीरा पहले से ज़्यादा खामोश हो गई थी। उसकी आंखें रेहान से अजीब सा शिकवा करती थी जिन्हें वो समझ नहीं पा रहा था। जी बहुत कुछ जान गई हूँ। वो मुस्कुराई थी फीकी सी मुस्कुराहट के साथ। अलमीरा, रेहान ने उसके चेहरे पर झूलती बालों की लट को कान के पीछे अड़सते उसे पुकारा था। मीरा तो जैसे करंट खाकर पीछे हटी थी। वो जाने क्या कहना चाहता था। क्या हुआ? उसके इस तरह डर कर पीछे हटने पर रेहान हैरान हुआ। कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। वो उसका जवाब सुने बिना वहां से निकलती चली गई। उसके जाने के बाद रेहान ने गहरा सांस फिजा में खारिज किया। उसकी आंखों में नमी सी चमकी थी। रात का जाने कौन सा पहर था। वो अपने कमरे में सुकून से सोई हुई थी जब एक मानूस सी आवाज़ उसके शऊर से टकराई। हनी, किसी ने उसे पुकारा था और हायना एक झटके से उठ बैठी। कमरे की लाइट बंद थी लेकिन खिड़कियां खुली थी। उनसे चांद की रोशनी छन छन कर कमरे में आ रही थी। खिड़कियों पर लटके सफ़ेद पर्दे हवा से चलने के बाद हिल रहे थे। आज चांद की रोशनी मामूल से ज़्यादा थी। पूरा कमरा जैसे दूधिया रोशनी में नहा गया था। कमरे में एक मसहूर कर देने वाली खुशबू फैली थी। हाजिम, हायरा एक झटके से उठ बैठी। ये उसी के आने के आसार थे। सालों गुजर गए थे उससे आए हुए, लेकिन हायना आज भी उसके एहसास को पहचानती थी। वो तेज धड़कते दिल के साथ कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ा रही थी। तभी उसकी नज़र खिड़की के पास खड़े एक वजूद पर पड़ी। वो एक हेवला सा था जो देखते ही देखते इंसानी वजूद का रूप धार गया था। हायना ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख रोकी। वह हाजिम ही था जो सीने पर हाथ जमाए अपनी गहरी पुरस्कार और चमकदार आंखों से उसे देख रहा था। वो उसके चेहरे की तासुरात नहीं जांच पाई थी, लेकिन जानती थी वो मुस्कुरा रहा था। वो बेड से उतरकर झटके से उसकी जानिब बढ़ी। दूसरी तरफ वो एक लाइब्रेरी थी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी। मीरा ने आज तक इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं देखी थी। ऊपर नीचे चारों तरफ किताबें ही किताबें थी। वो एक गोलाई में बना था जिसके गिर्द गिर्द ऊपर दूर जहाँ तक नजर जाती शेल्फ बने थे जिनमें किताबें रखी गई थी। नई पुरानी और मोटी किताबें जिनकी जिल्द सख्त नजर आती थी। वहाँ अंधेरा था, कहीं कहीं कोई मशाल रोशन थी जो इस अंधेरे को काट रही थी। अचानक एक चड़चड़ाहट की आवाज़ उभरी और मीरा ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। शायद कोई बड़ा सा भारी वजनी दरवाज़ा बंद हुआ था। अब उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो चारों तरफ देख रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आई वो यहाँ क्यों थी और कैसे आई थी। अचानक बाएं जानिब एक और मशाल रोशन हुई। मीरा ने गौर से देखा तो वो एक राहदारी थी जो आगे की जानिब जा रही थी। उसकी दोनों जानिब भी किताबों के शेल्फ थे और वो रास्ता उनके दरमियान ही बना था। वो धड़कते दिल के साथ इस जानिब चलना शुरू हो गई। राहदारी लंबी होती जा रही थी। उसका दिल खौफ से कांप भी रहा था, लेकिन जाने क्यों आगे बढ़ने का जुनून उस पर सवार हो चुका था। राहदारी में चलते हुए मीरा को सरगोशियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो जैसे नज़रों से ओझल होने की जाने कितने लोग वहां मौजूद उसे देखकर सरगोशियां कर रहे थे, कुछ कह कहे भी लगा रहे थे। अचानक वो राहदारी खत्म हो गई, यूं जैसे रास्ता बंद हो गया हो। उसके साथ ही बाएं जानिब एक दरवाज़ा था। मीरा ने दरवाजे को हाथ से छुआ तो अंदर से बोलने की आवाज़ें साफ सुनाई देने लगी। हमें इस किताब को ऐसी जगह छुपाना होगा जहाँ से कोई ढूंढ ना पाए। ये किसी आदमी की आवाज़ थी जो किसी किताब के बारे में बात कर रहा था। लेकिन प्रोफेसर, हम इसे कहाँ छुपा सकते हैं? मैंने सुना है बुरी ताकतें ऐसी चीज़ों को जल्द ढूंढ लेती है। ये किसी लड़की की आवाज़ थी। शायद वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मीरा ने हाथ की मदद से दरवाजे पर दबाव बढ़ाकर उसे खोला। अंदर एक क्लासरूम था और उसके आखिर पर एक बड़े से मेज़ के इर्द गिर्द दो लोग बैठे थे।
एक लड़की और अधेड़ उम्र शख्स। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, दरवाज़ा ज़्यादा खुलने के बाद चड़चड़ाहट की आवाज़ पैदा हुई। दोनों ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। वहाँ दरवाजे के दाएं और बाएं जानिब भी किताबों के शेल्फ रखे थे। इससे पहले उनकी नज़र मीरा पर पड़ती, वो जल्दी से एक शेल्फ के पीछे छुप गई। क्या हुआ प्रोफेसर? लड़की ने उस बुजुर्ग नुमा शख्स को दरवाजे की जानिब तकता देखकर पूछा। कुछ नहीं, मुझे महसूस हुआ जैसे तुम वहाँ हो। उनकी आवाज़ अब फिर सरगोशियों में ढल गई, लेकिन मीरा को वो साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन मैं तो यहाँ पर हूँ, आपके सामने। लड़की ने उलझन आमेज नज़रों से प्रोफेसर को देखते हुए जवाब दिया। हाँ, मैं जानता हूँ तुम यही हो और मुझे सुन रही हो। प्रोफेसर ने अब उस शेल्फ की जानिब देखते हुए उसरार लहजे में कहा था, जैसे शेल्फ के पीछे छुपे वजूद को सुनाया गया हो। आपने बताया नहीं प्रोफेसर, हम उसे कहाँ छुपाएंगे? वो लड़की सवाल पूछ रही थी, जिसकी पुश्त मीरा की जानिब थी। मीरा उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। कोई बहुत ही महफूज जगह, जिसका किसी को इल्म ना हो, जहाँ कोई आता जाता ना हो। ऐसी एक जगह है मेरे जहन में, लड़की ने कुछ देर सोचने के बाद बताया। कौन सी जगह? प्रोफेसर ने राजदारी के आलम में पूछा। आप चले मेरे साथ प्रोफेसर, मैं नहीं चाहती हमें देर हो। वो अब अपनी जगह से उठ चुकी थी। मीरा ने शेल्फ के पीछे से झांक कर देखा तो लड़की को देखकर उसकी हैरत से फटने वाली हो गई। उसकी आंखें हैरत से फटने वाली हो गई थी। वो तो वही पियानो बजाने वाली लड़की थी जिसकी शक्ल मीरा से बहुत मिलती थी। वो दोनों अब बातें करते उसकी जानिब बढ़ रहे थे। मीरा ने अपने मुंह पर हाथ रखकर जैसे अपनी सांसों की आवाज़ को भी रोका था। वो नहीं चाहती थी उसके वहां आने की खबर किसी को भी हो। जैसे ही वो लोग दरवाजे के करीब पहुंचे, मीरा की सकत दूसरी जानिब हुई और बिल्कुल साकित हो गई। प्रोफेसर ने वहां रुककर शेल्फ की जानिब देखा। उनके हाथ में कपड़े में छुपी बड़ी सी कोई चीज़ थी, जिसे उन्होंने बगल में दबा रखा था। क्या हुआ प्रोफेसर? लड़की ने उन्हें रुकते देखकर पूछा। कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि हर चीज़ पर ध्यान रखो। जो जैसा नज़र आ रहा हो लाजमी नहीं वैसा ही हो। उन्होंने शेल्फ की जानिब देखकर अजीब से नज़रों से कहा था यूं जैसे मीरा को सुनाया गया हो। फिर वो दोनों दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। जैसे ही वो दरवाजे के पार गए और दरवाज़ा बंद हुआ, मीरा फटाफट शेल्फ के पीछे से निकली और दरवाजे की जानिब बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर का मंजर बदला हुआ था। बाहर कोई राहदारी नहीं थी जैसे पहले थी जब वो यहाँ आई थी। ये तो कोई बड़ा सा हॉल नुमा कमरा था। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो उन दोनों को एक जानिब जाते देखा। वो एक दरवाज़ा था जिससे अब लड़की खोल रही थी और उसके हाथ में एक लालटेन जल रही थी। लड़की दरवाज़ा खुलते ही नीचे सीढ़ियाँ थी, यानी वो किसी तहखाने में जा रही थी। जब वो दोनों गायब हो गए तो मीरा ने भी दरवाजे की जानिब बढ़ना शुरू किया। हैरत अंगेज तौर पर इस दरवाजे की जगह अब तस्वीर लटकी थी, एक बड़ी सी तस्वीर, उसी लड़की की तस्वीर जिसकी शक्ल मीरा से मिलती थी। और इस तस्वीर के पार दरवाज़ा था। जैसे ही मीरा उस तस्वीर के पास पहुंची और उसने हाथ बढ़ाकर तस्वीर को सरकाया और दरवाज़ा खोला तो किसी अजदे की मानिंद आग का गोला उसके जिस्म से टकराया। नीचे तहखाने में आग लगी थी। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उभर रही थी। मीरा को अपना जिस्म उस आग में जलता महसूस हुआ। वो पूरी दिक्कत से चिल्लाई और फिर एक झटके से उठ बैठी। हाजिम! उसे देखकर हायना की आंखें नम हुई थी, लेकिन इससे पहले वो उस तक पहुंचती, वो फिजा में कायम किसी अनदेखी शीशे की दीवार से जा टकराई, जिसके पार हाजिम खड़ा था। इन दोनों के दरमियान में एक दीवार थी जो दोनों को अलग रखे हुए थी। ध्यान से हनी, इस शीशे की दीवार से टकराते देख हाजिम भी उसकी जानिब लपका था। वो अब आंखें फाड़े उस अनदेखी दीवार पर हाथ जमाए हाजिम को देख रही थी। न जाने उसकी उम्र कितने साल, कितनी सदियां थी, लेकिन वो बिल्कुल नौजवान लगता था। हायना को लगता था उसकी उम्र बढ़ रही थी, जबकि वो आज भी वैसा ही था जैसे वक्त उसको छू कर नहीं गुजरता था। ये सब क्या है? और तुम कहाँ थे हाजिम? हायना रोदी थी। उसने कितने सालों बाद हाजिम को देखा था। आज वो मिलने आया भी था तो कैसे? मैं तो हमेशा से तुम्हारे पास हूँ हनी, कभी दूर नहीं हुआ। उसने शीशे की दीवार पर हायना के हाथों मुकाबिल हाथ रखते हुए कहा था। वो उसे ही देख रहा था। उसके हाथ रखते ही वो शीशे की दीवार वाज़ेह हो गई थी। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें, वो बता रही थी। जानता हूँ, लेकिन तुम अब मेरी बात गौर से सुनो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हाजिम ने कहना शुरू किया। हुआ कुछ यूँ था कि हाजिम के बाप को जो कौम का सरदार और बादशाह था, कुछ अपनों ने मिलकर उसे धोखे से कत्ल कर दिया था ताकि वो खुद बादशाह बन सके। मीडियम्स की दुनिया में आजकल अफरा तफरी फैली हुई थी।
वो एक रहम दिल सरदार था जो हाजिम के वफादार थे। उन्होंने हाजिम को कैद से निकाला था और उसे बादशाह बनाना चाहते थे, इससे पहले कि जालिम लोगों की उनकी दुनिया पर हुकूमत होती। हाजिम को अब उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अपनी एक फौज बना ली थी, जंग करके अपना तख्त वापस लेना था। अपने बाप का ओहदा जो अब उसका था, उसे हासिल करना था। कोई और वक्त होता तो वो उस ओहदे को कभी ना लेता, लेकिन चूंकि उसके बाप को कत्ल कर दिया गया था, उसे अब बदला लेना था। वो आखिरी बार उससे मिलने आया था, क्योंकि मीडियम्स की दुनिया का सरदार बनने के बाद उसका राब्ता हमेशा के लिए इंसानी दुनिया से ख़त्म हो जाता। फिर वो कभी इंसानी दुनिया में दाखिल ना हो पाता। मुझे लड़ना है हायना, अपनी कौम की बका के लिए, वो भीगे लहजे में बता रहा था। और हायना तो जैसे साकित थी। वो उससे मिलने भी आया था तो आखिरी बार। कितना जालिम था। अनकपूर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैं ये जंग जीत जाऊंगा, फिर इंसानों का अपनी दुनिया में दाखिल होने का एक दरवाज़ा खोलूंगा। फिर जब तुम्हारा दिल चाहेगा तुम मुझसे मिलने आ सकोगी। वो उसे तसल्ली भी दे रहा था। अभी मुझे जाना होगा, मैं नहीं जानता ये जंग कब तक चलेगी, इसमें फातह कौन होगा, लेकिन याद रखना अनकबूर तुम्हारा है, वो तुम्हारी हर मुमकिन मदद करेगा। तुम हमेशा लोगों के काम आना, अगर तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करोगी तो ये ख़त्म होती जाएगी। वो उसे समझा रहा था और हायना की आंखों में नमी उभरती जा रही थी, जो हर चीज़ को धुंधला कर रही थी, यहाँ तक कि हाजिम के अक्स को भी। क्या हुआ? मीरा की चीख सुनकर केचप का पैकेट हाथ में पकड़े अनकबूर उछला था। उसे हायना ने मीरा की पहरेदारी पर हिफाजत के लिए रखा था। वो उसके कमरे में कब से बेड के करीब बैठा उसके चेहरे को देख रहा था। वो उसे अच्छी लगती थी। अभी कुछ देर पहले वो केचप का पैकेट उठाकर उसे खाने में मगन हुआ था, जब मीरा की चीख ने उसे बौखला कर रख दिया। पहले पहल जब मीरा ने उसे देखा तो डर गई थी, लेकिन अब उसे आदत हो गई थी। कुछ नहीं, मीरा ने खुद पर काबू पाते कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था जो उसने देखा वो ख्वाब था या हकीकत। मुझे हायना से बात करनी है। वो एक झटके से बेड से उतरी। आप मालकिन के कमरे में नहीं जा सकती। अनकबूर उसके रास्ते में आया। क्या मतलब? मीरा हैरान हुई। मेरा मतलब मैं खुद उन्हें बुलाकर लाता हूँ। अनकबूर गड़बड़ाया और फिर वो पलक झपकते हायना के कमरे में मौजूद था, जो हाथ में पकड़े एक छोटे से खंजर को देखकर आंसू बहा रही थी, जो उसे हाजिम देकर गया था। मालकिन जल्दी चलिए, मीरा बीबी आपको बुला रही है। अनकबूर की बात सुनकर मीरा ने नम आंखों को साफ किया और उस खंजर को दराज में रखते कमरे से बाहर निकल गई। इसका मतलब है तुम वक्त का सफ़र तय करके पीछे गई थी, ये देखने कि माजी में क्या हुआ था। ग्रेट, इस ख्वाब ने हमारे काम को आसान कर दिया है। अब हमें इस किताब को ढूंढना होगा। हायना के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। मुझे समझ नहीं आता कि वो लड़की कौन है और वो प्रोफेसर। मीरा के चेहरे पर उलझन वाज़ेह थी। तुमने कहा कि दरवाज़ा उस तस्वीर के पीछे छुपा था। मीरा, वो तस्वीर किसकी थी? हायना के जहन में झमाका हुआ था। हाँ, वो तस्वीर उसी लड़की की थी जो मुझे दिखाई थी, मीरा ने बताया। इसका मतलब है वो किताब उसी महल में है। इसी महल में है। हायना एक झटके से उठ खड़ी हुई। तुम कैसे कह सकती हो? मीरा ने हैरानी से पूछा। गौर करो मीरा, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इस महल में जो तहखाना है उसमें भी उसी लड़की की तस्वीरें लगी है। तुमने देखा वो लोग तहखाने में गए थे और वहाँ कोई हादसा हुआ था, और जितना मुझे मालूम है वो लड़की उसी तहखाने में कैद है जहाँ तुम 2 बार जा चुकी हो। लेकिन वो कोई और दरवाज़ा था, वो जगह कोई और थी। मीरा ने अपने ख्वाब पर जोर देकर याद करते बताया। तो साफ बात है, महल में तहखाने तक जाने के और भी रास्ते होंगे। हायना की आंखें चमक रही थी। वो लोग एक और राज पाने के करीब थे। मुझे उम्मीद है रामनाथ तुम हमसे झूठ नहीं बोलोगे। वो दोनों अब रामनाथ के सामने मौजूद थी। हमें मीरा की जान बचानी है रामनाथ, इससे पहले कि रेहान इस किताब तक पहुंचे। हमें वो किताब खुद ढूंढनी होगी और उसमें तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। हायना ने किसी हद तक रामनाथ को एतमाद में लिया था। वो अच्छा राजदार था और रामनाथ ने कुछ सोचते हुए इस बात में सर हिला दिया। ये माली का कमरा है, यहाँ इनके अलावा कोई नहीं आता जाता। मुझे 1-2 बार उन्होंने बुलाया था, वो मुझ पर एतबार करते थे। रामनाथ ने मुकेश सिंह के कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बताया। अब वो लोग कमरे में मौजूद थे। वो एक आलीशान कमरा था। मुझे कभी मालूम ना होता कि इस महल में तहखाना भी है, अगर उस रोज़ मालिक मुझे इस तहखाने में ना लेकर जाते। रामनाथ ने अब आगे बढ़कर एक शेल्फ को हटाया तो उसके पीछे से एक दरवाज़ा बरामद हुआ। अब रामनाथ झुककर उसका ताला खोल रहा था। उसके हाथ में चाबियों का गुच्छा था। क्लिक की आवाज़ से ताला खुला और वो तीनों, बल्कि अनकबूर जो नज़र नहीं आ रहा था, उस दरवाजे से एक बड़े से हॉल नुमा कमरे में दाखिल हो गए।
हाँ, यही कमरा था वो, मीरा ने झट से कहा। हॉल की दीवारों पर चारों तरफ बड़ी बड़ी सी तस्वीरें लगी थी, जिन्हें देखकर मीरा हैरान रह गई थी। थोड़ी सी तब्दीली के साथ वो लगभग उसकी ही तस्वीर थी। मालिक का मुझे मालिक का मुझे सुबह फ़ोन आया था कि ध्यान रखना, कल पूरे चांद की रात है, इससे पहले कोई तहखाने में ना जाने पाए। राम रामनाथ। और जब मैंने पहली बार मीरा बीबी को देखा तो मैं समझ गया था कि यकीनन कोई राज खुलने वाला है। रामनाथ आगे बढ़कर एक तस्वीर को हटाते हुए कहने लगा। अब उनके सामने तहखाने की सीढ़ियां थी। वो चारों नीचे उतरी। ये तहखाने का वो हिस्सा नहीं था जहाँ पियानो रखा था, बल्कि ये कोई और हिस्सा था, यकीनन कोई स्टडी रूम। यहाँ पुराने ज़माने की तबीबों की किताबें रखी होती थी, जिनमें कारआमद नुस्खे लिखे होते थे, उनके ताकि कोई चुरा न ले। रामनाथ बता रहा था वो महल और उसके माजी के बारे में बहुत कुछ जानता था। इतनी सारी किताबें, हम उस किताब को कहाँ ढूंढेंगे? मीरा ने किताबों के भरे शेल्फों की जानिब देखकर कहा। वहाँ वाकई बहुत सी किताबें थीं। हायना ने हाथ में पकड़ी मशाल को, जो उसने मुकेश सिंह के कमरे से उठाई थी, एक जानिब रखा। रामनाथ ने बताया था तहखाने में बिजली का इंतजाम नहीं था। अब वो चारों तरफ तायराना नजरों से देख रही थी। हर शेल्फ पर नंबर लिखा था। अचानक उसके जहन में झमाका हुआ। 19-20 के उल्टे फर्क के दरमियान तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, हाजिम ने जाते हुए उससे ये बात कही थी। हायना ने मशाल उठाई और पुरजोश लहजे में कहा, हमें 20 नंबर शेल्फ ढूंढना चाहिए। वो मशाल उठाए तेजी से शेल्फों पर लगे नंबर चेक कर रही थी। वहां अंधेरा बहुत ज्यादा था। मीरा ने उसके पीछे चलना चाहा और तब उसका पांव जमीन पर पड़ी किसी चीज से टकराया। वो एक टॉर्च थी। ये यहाँ कैसे आई, उसने सोचा और फिर कंधे उचकाकर 20 नंबर शेल्फ ढूंढा। मीरा ने उसे उठाकर जलाया तो वो जल उठी। शुरू कर दिए फिर उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। ये रहा 20 नंबर शेल्फ। मीरा की आवाज़ पर हायना को जैसे झटका लगा। वो भागते हुए उसके करीब आई। वो शेल्फ बाकियों की निस्बत बड़ा था और उसमें बस्तन पुरानी किताबें रखी हुई थी। इसमें तो बहुत सी किताबें हैं हायना, अब हम अपनी मतलूबा किताब कैसे ढूंढेंगे? मीरा ने किताबों के अंबार को देखते हुए कहा। 20 का उल्टा 2। हायना ने जहन पर जोर डाला। हमें किताब नंबर 2 चाहिए, हायना ने पुरजोश लहजे में कहा और किताबों के नंबर 20 चेक करने लग गई। अजीब तौर पर इस शेल्फ में किताबें तरतीब से नहीं रखी गई थी। मिल गई। बिला आखिर उसे वो मोटी सी किताब मिल गई थी, जिसकी जिल्द काफ़ी मोटी और अजीब थी। जैसे ही हायना ने किताब को छुआ, उसे जोर से झटका लगा था। किताब उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरी थी। उसने धड़कते दिल के साथ किताब उठाई और दरवाजे की जानिब बढ़ी। जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना है। इससे पहले कि वो लोग दरवाजे की जानिब बढ़ते, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। आप इस किताब को यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकती, रामनाथ ने जर्द पड़ते चेहरे के साथ कहा। हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारे पास वक्त कम है। उन तीनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। अनकबूर चौकन्ना खड़ा था। उसकी उकाबी नजरें चारों तरफ का जायजा ले रही थी। इसका मतलब हमें उसे यहीं पर पढ़ना होगा, मीरा ने कहा। लेकिन हम इसमें से ढूंढ क्या रहे हैं? इतनी मोटी किताब है ये, तो जल्द पढ़ी नहीं जानी। वो खौफजदा थी। मैं जानती हूँ हमें इसमें से क्या चाहिए, हायना ने पुरस्कार लहजे में कहा और एक गहरा सांस लेते हुए किताब की जिल्द को खोला। किताब खोलते ही एक खौफनाक सी आवाज़ फैल गई। मीरा और रामनाथ ने अपने कानों पर हाथ रखकर उस आवाज़ से बचने की कोशिश की। 19 का उल्टा 91 है, यानी सफ़ा नंबर 91। हायना ने बड़बड़ाते हुए किताब के सफ़े आगे को पलटे। उस किताब से अजीब सी बू आ रही थी। पेज नंबर 19 था। वो तेजी से पलट रही थी जबकि उसके हाथ साकित हुए। 91 से पहले किताब के बहुत से सफ़े गायब थे। ऐसा कैसा हो सकता है? वो साकित हुई, आंखें खौफ से फैलने को तैयार थी। क्या हुआ? मीरा ने उसके वहशतज़दा चेहरे की जानिब देखते हुए पूछा। हमसे भी पहले कोई यहाँ आया था, वो किताब के कुछ सफ़े चुरा कर ले गया है। हायना ने मीरा के हाथ में पकड़ी टॉर्च की जानिब देखते हुए कहा। जो भी आया था वो टॉर्च वहीं भूल गया था, लेकिन उनकी खुशकिस्मती थी जो किताब के 91 से आगे के सफ़े बिल्कुल सलामत थे। रेहान। वो दोनों बेवक्त बड़बड़ाई थी। मीरा की आंखों में खौफ उभरा। उसे दुख हुआ था, न जाने रेहान ये सब क्यों कर रहा था। जल्दी करें मीरा बीबी, हमारे पास वक्त नहीं है। रामनाथ डरा हुआ था, यूं जैसे इस पुरानी लाइब्रेरी में रखे शेल्फों के पीछे से अभी कोई चीज़ निकल कर आएगी और उसे गर्दन से दबोच लेगी। अनकबूर। हायना ने अनकबूर की जानिब देखा और उनको अजबात में सर हिलाकर आगे बढ़ा।
अब वो किताब को मेज पर रखे हुए था। बायां हाथ हवा में लहराकर उसने एक बड़ी सी कागज की साफ शीट बनाई और दाएं हाथ को वो किताब के ऊपर लहरा रहा था। जो किताब पर लिखा था अब वो उस शीट पर उतर रहा था, यूं जैसे कॉपी हो रहा हो। बस हो गया काम। मतलूबा सफ़र तक पहुंचने के बाद हायना ने कहा और किताब उठाकर वापस रखी। उसने कुछ पढ़कर किताब पर फूका और फिर वो सब आगे पीछे उस दरवाजे की जानिब बढ़ गए जिससे वो अंदर दाखिल हुए थे। वो जल्दी से दरवाजे से बाहर निकले थे। सबसे आखिर में मीरा थी। दरवाज़ा बंद होने से पहले जैसे ही उसने पलट कर देखा तो उसी शेल्फ के पास जिसके अंदर वो किताब थी, प्रोफेसर को खड़े पाया। वही प्रोफेसर जिसे उसने किताब में देखा ख्वाब में देखा था। वो उसे चमकती आंखों से देख रहे थे। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट और इसरार से मुस्कुराहट थी। इससे पहले मीरा हायना को बताती, दरवाज़ा खुद ब खुद झटके से बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ आज का दिन है हमारे पास। हमें जो भी करना है आज ही करना होगा। कद आदम खिड़कियों से छन कर आती रोशनी को देखते हायना ने अपने पास सोफे पर बैठी मीरा से कहा था। उसका जहन अभी तक किताब में उलझा हुआ था। वो रोशनी के ज़रात में कुछ ढूंढ रही थी। कुछ था जो उसे उलझा रहा था। क्या था वो? रेहान। हाँ, रेहान। वो अजीब था। क्या वो तहखाने की लाइब्रेरी में अपनी टॉर्च भूल आया था? ये और किताब के फटे सफ़ों में से एक सफ़ा। वो मज़ीद सोच न पाई जब मीरा ने हौले से उसे पुकारा। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम माजी में यहाँ क्या हुआ था वो जान सके? वो हौले से बड़बड़ाई थी। बज़ाहिर वो दोनों सबके सामने थी, लेकिन दोनों के जहन कहीं और उलझे थे। रेहान किचन में था। वो आज अपने हाथों से नाश्ता बनाना चाहता था और वो उसी के इंतज़ार में बैठी थी। रेहान को देखकर मीरा को एक बेहतरीन अदाकार का ख्याल जहन में आता था। किस कदर अदाकारी से वो शख्स हर रूप निभा रहा था। हाँ, एक तरीका है, लेकिन थोड़ा खतरनाक है। हायना ने सोचते हुए जवाब दिया। ये मामला एक मुअम्मे की मानिंद था, यूं जैसे हायना को इस मामले में वक्त का सफ़र तय करने की इजाज़त ना हो। वो माजी की कुछ झलकियों के अलावा कुछ ना देख सकती थी और ना जान सकती थी। वो क्या है? मीरा ने तजस्सुस से पूछा। नाश्ते के बाद बताती हूँ, हायना ने हौले से जवाब दिया तो मीरा ने सर इस बात में हिला दिया। मीरा। वो नाश्ते के बाद हायना के साथ उसके कमरे में जा रही थी जब रेहान ने उसे पुकारा। उसने नाश्ता अच्छा बनाया था। उसके हाथ में किसी माहिर शेफ की मानिंद जायका था। आजकल सुलह और जीनिया आपी भी हायना और मीरा को सर जोड़े देखकर हैरान होती थी, लेकिन उनके लिए इतना ही काफ़ी था कि महल में सुकून था। जी, मीरा ने धड़कते दिल के साथ जवाब दिया। वो अब रेहान से हद दर्जा दूर रहने की कोशिश करती थी। मेरे साथ बाहर चलोगी? मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ इंग्लैंड घूमूं। रेहान ने नर्म लहजे में कहा था। उसकी आंखों में मकनातीसी चमक थी। उसने एक नज़र रेहान को देखा और फिर नज़रें झुका ली। मेरा दिल नहीं कर रहा। प्लीज़, रेहान ने इल्तिजा की। मीरा ने बेसाख्ता हायना की तरफ देखा था जिसने जज्बात में सर हिला दिया। ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, बस 1 घंटे के लिए। मीरा ने शर्त रखी थी। उसकी बात सुनकर रेहान का चेहरा खिल उठा था। ठीक है, वो दिल से मुस्कुराया। मैं तैयार होकर आती हूँ। मीरा उसे उलझनज़दा आंखों से देखती ऊपर जा चुकी थी। नहीं, स्विमिंग नहीं आती। तुम अपना सांस बंद नहीं कर सकती और हमारे पास सिर्फ यही एक तरीका है पीछे जाने का। खैर, तुम रेहान के साथ जाओ, मैं खुद कुछ करती हूँ। हायना के चेहरे पर परेशानी फैली थी। वो इतना जान गई थी उनके पास वक्त कम था। अगर उसने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो? जाने क्यों मीरा डर रही थी। नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अनकबूर तुम्हारे साथ होगा। हायना ने उसका हाथ थामते हुए हौसला दिया, जबकि मीरा गहरा सांस फिजा में खारिज करते हुए कमरे से निकल गई। उसके साथ ही अनकबूर भी गया था। उनके जाने के बाद हायना ने वो कागज़ निकाला जिस पर उन्होंने किताब से अल्फाज उतारे थे और उस रात जब नील को रोशनी फैली हो, एक आंख वाले खंजर से उस पर वार करना है। वहाँ हायना को अपने काम की एक चीज़ मिल गई थी। फिर उसने आंखें बंद की और अपने आप को उसी लाइब्रेरी में किताब के पास पाया। सब उसके साथ थे और वो उस सफ़े को पढ़ रही थी जो शायद रेहान फाड़ना भूल गया था। उसमें वक्त का सफ़र तय करने का या माजी में जो हुआ उसे देखने का तरीका लिखा था। हायना ने वो तरीका अज़बर किया और आंखें खोल दी। क्या वाकई रेहान वो सफ़ा फाड़ना भूल गया था, या ये चीज़ उसे उलझा रही थी? फिर उसने सर झटक कर अपने कमरे के सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद किए और बाथरूम की तरफ आ गई। वहाँ बाथटब रखा था। हायना ने अपना कोट उतारा, एक मोटे मार्कर की मदद से बाथटब के इर्द गिर्द गोल दायरा बनाया। फिर उसने बाथटब को ठंडे पानी से भर दिया। ये सब करते हुए उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। फिर उसने कमरे से फलों की प्लेट में रखी छुरी उठाई और
वापस बाथरूम में आ गई। अब उसने ज़ेरे लब कुछ अल्फाज दोहराए जो उसी किताब में लिखे थे और धड़कते दिल के साथ टब में पाँव रख दिया। उसके दाएं हाथ में वो छुरी थी जिसे उसने मजबूती से थाम रखा था। वैसे ये 2 लोगों का काम था जो वो अकेले करने जा रही थी। उसे एक को टब में लिटाना था जिसे माजी में भेजना था, जबकि खुद टब से बाहर उसका हाथ थामकर वो मंतरनुमा अल्फाज दोहराने थे जो उसने किताब में पढ़े थे। जबकि इस दौरान आज की दुनिया से राब्ता जोड़े रखने के लिए इन दोनों का हाथ थामे रखना ज़रूरी था। लेकिन अब वो ये काम अकेले कर रही थी। इसमें बहुत ख़तरा था। अगर माजी की दुनिया में उसे कुछ हो जाता तो वो कभी वापस ना आ पाती। जब भी कोई मुश्किल हो या मुश्किल काम करना हो, हमेशा याद रखना, अकेले मत कूद जाना। उसे दानिश के अल्फाज याद आए और फिर वो गहरा सांस लेते हुए टब में लेट गई। उसने अपना चेहरा पानी की सतह से नीचे किया और सांस बंद करते आंखें मीच ली। अब इसके आगे क्या राज छुपा है? क्या वो अपने माजी तक पहुंच सकेगी? क्या वो सारे राजों को जान पाएगी? आखिर क्या कहानी है ये मीडियम की? ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि अगली किस्त आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।